ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता हंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम के राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले अंक में हम महारानी केकई द्वारा वांछित दो वरों में से दूसरे वर की व्याख्या कर रहे थे। पहले वर में हमने बताया था कि महारानी आखिर चाहती क्यों है, क्योंकि पहले वर से उनको मनवांछित फल मिलने वाला नहीं है, फिर भी क्यों चाहती है। और दूसरे वर में उसके 3 भागों में से एक भाग की हमने व्याख्या की थी कि महारानी ने उनको जाने के लिए दंडक वन ही क्यों चुना। उसकी विस्तृत व्याख्या विश्लेषण हम पिछले अंक में कराए हैं, वहां से जाकर के आप उसको सुन सकते हैं। आज हम महारानी के इस वर के दूसरे भाग यानी उन्होंने वेशभूषा का चिंतन या विचार या आशय क्यों दिया। महारानी कहती है, चिराजिन धरो यानी वलकर और चर्म धारण करके तापस के वेश में श्री राम वन में रहेंगे, दंडक वन में रहेंगे। महारानी केकई बड़ी कुशल योजनाकार और बहुत कुशल वार्ताकार हैं। उन गुणों की हम व्याख्या पहले कराए हैं, पिछले अंकों में हमने दी है। लेकिन उनका एक गुण जो परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है, उसकी बात कहने का मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने एक शब्द के प्रयोग से दंडकारण्य ने कह करके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि राम का दंडक वन में भेज। उन्होंने एक शब्द से इस पूरी योजना का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है। महारानी केकई को दंडक वन में राक्षसों का राज्य स्वीकार नहीं है। वे जो भी दंडक वन के वनवासी हैं, जो भी उनकी प्रजा है, उस प्रजा को वो दुख में नहीं देखना चाहते। महारानी के लिए प्रजा का दुख उनका दुख है और प्रजा का सुख उनका सुख है। इसलिए महारानी केकई चाहती हैं कि श्री राम के राज तिलक से पहले ये पूरा भूभाग संगठित हो। महारानी का दूसरा गुण है, वे आपदा को अवसर में बदलने का गुण जानती है। यहाँ पर महाराज दशरथ की कार्य योजना कुछ है। महाराज दशरथ श्री राम को राजा बना करके अपने कर्तव्य से मुक्ति चाहते हैं और इस अपने खोए हुए भूभाग को पाने के जो कार्य है उसको ठंडा बस्ते में डालना चाहते हैं। लेकिन महारानी को यह स्वीकार्य नहीं। वो चाहती हैं कि राज्य करना तो अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन जो भूभाग अपना गया हुआ है उसको लौटाना कठिन कार्य है। और किसी के लिए भी कठिन कार्य कितना ही क्यों ना हो, राम में इस बात की सक्षमता है कि वो इस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए वो राम को भेजने के लिए तत्पर है। इस प्रकार दोनों की कार्य योजना में अंतर है, दोनों के विचारों में भिन्नता है, ये दोनों का मतभेद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। महारानी केकई इस मतभेद को भी जो पारिवारिक कलह के रूप में दिखाई पड़ेगा, इसका भी उपयोग करना चाहती है। और किस प्रकार उपयोग करना चाहती है इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। पर इस तापस वेश के अंदर उनके बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। सर्वप्रथम तापस वेश से उद्देश्य ब्रह्म बना रहेगा, अर्थात राक्षसों के क्षेत्र में जाने से वहां पर सब लोगों में यह भ्रम बना रहेगा कि अंततोगत्वा राम किस योजना को लेकर के आए हैं। हर आदमी तापस वेश में देख करके उनकी योजना को समझ नहीं पाएगा।
तो सबसे पहला बात, उद्देश्य ब्रह्म बना रहेगा। दूसरी बात कि शक्ति ब्रह्म बना रहेगा। शत्रु क्षेत्र में शत्रु का प्रशासन भी है, वहां पर वो अनुमान ही नहीं लगा पाएगा कि राम की शक्ति सैन्य बल में नहीं है, उनकी संगठनकर्ता के रूप में है, उनकी वाक्पटुता के रूप में है। जो बात कहते हैं उसका इतना अधिक प्रभाव होता है कि वही उनकी शक्ति का कारक है। और तापस वेश में होने के कारण पूरे प्रशासन में भ्रम बना रहेगा कि राम के पीछे कितनी बड़ी शक्ति है, और इसमें सहायक होगा उनका तापस वेश। तीसरी बात, तापस वेश धारण करने से पूरे दंडकारण्य में विचरण की स्वतंत्रता रहेगी। उनके मूल उद्देश्य को जानना अत्यंत ही कठिन होगा, तो इससे उनकी उद्देश्य पूर्ति में सहायता मिलेगी। विचरण की स्वतंत्रता और मूल उद्देश्य को पूरा करने की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। चौथा, जनसाधारण से आत्मीयता। जैसे वनवासी बलकर और चर्म वेश धारण करके रहते हैं, राम भी जब वैसे वेश में रहेंगे तो हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा राम हमारे ही बीच के हैं, आत्मीयता बढ़ेगी। और यही आत्मीयता राम के कार्य को आसान करेगी, सरलता प्रदान करेगी, गति प्रदान करेगी। राम अपने कार्य को अधिक गति से कर पाएंगे। पांचवा, जनसाधारण का विश्वास प्राप्त होगा। तापस वेश को देख करके अभी भी सबके मन में, चाहे वो तपस्वी किसी भी मतांतर का हो, लेकिन उसको देख करके एक आत्मीयता उत्पन्न होती है, एक विश्वास उत्पन्न होता है। तो जो राम कहेंगे उसमें लोगों का, जनसाधारण का विश्वास जल्दी पैदा होगा। तापस वेश में रहने से सर्व सुलभ होंगे। जरा चिंतन करिए, अगर वो राजकुमार के वेश में जाए तो राजकीय शिष्टाचार, अनुशासन, सुरक्षा आदि के बहुत सारे कारण बीच में अड़ जाएंगे, जहां पे कि लोगों का सर्वसाधारण से मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। तापस वेश में वो जनता के लिए, जनसाधारण के लिए सर्व सुलभ होंगे, और ऐसा होना उनके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। सातवां, समाज और शासक वर्ग दोनों से भयहीन होगा। तापस को देख करके अनुभूति पैदा होती है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस प्रकार की अनुभूति होने से न शासक उनकी तरफ से चिंतित रहेगा, न वे शासन की तरफ से चिंतित रहेंगे। इस प्रकार न समाज उनकी तरफ से कुछ चिंतित होगा, न वो समाज की तरफ चिंतित होंगे। एक प्रकार से सुरक्षा का आवरण वहां उनको तापस वेश से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, तापस वेश में होने से, विचरण करने से, लोगों में जागरूकता पैदा करने से शासक वर्ग अंदाज नहीं लगा पाएगा कि उनका क्या उद्देश्य है, भयहीन रहेगा, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कोई प्रपंच नहीं होगा। तो राम अपने कार्य को सुगमता से, सरलता से, शीघ्रता से कर पाएंगे। कौन सा काम? जिसकी हमने आपसे पहले ही चर्चा की है कि समाज को संगठित करना, उनमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना, राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना, आदि आदि उसकी दूसरी चर्चा हम आपसे कराएं। तो इस प्रकार तापस वेश कहकर देवी ने उस उद्देश्य का कार्यान्वयन कैसे करना है उसका स्पष्ट संकेत दे दिया है। अब हम इस वर्ग के अंतिम भाग की तरफ चलते हैं, और वो है 14 वर्ष। महारानी ने 14 वर्ष ही क्यों कहे? विद्वान कथाकार इसके अंदर पता नहीं कौन कौन से आध्यात्मिक बिंदुओं को और पहलुओं को दिखाएंगे, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि महारानी ने 14 वर्ष का निर्धारण अपने सलाहकारों के साथ बैठ करके एक पूरी कार्य योजना बना करके तभी निश्चय किया होगा कि ये कार्य 14 वर्ष में पूरा हो पाएगा, और 14 वर्ष में भी राम जैसा प्रतिभाशाली, शूरवीर, विद्वान व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। इसलिए 14 वर्ष का
क्षेत्र रखा। अगर हम 14 वर्ष में से ये मान लें कि 11 वर्ष अपने क्षेत्र को संगठित करना है, 2-2.5 वर्ष बल इकट्ठा करना, बल एकत्रित करना, सैन्य बल इकट्ठा करना है, और अंतिम वर्ष द्वंद्व में आना है, उसके कुछ समय लड़ाई में भी जाएगा। अगर ऐसा विभाजन एक कल्पना करें हम, तो 11 वर्ष संगठन करने के लिए 1,54,000 किलोमीटर का, 1,54,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र का संगठन करने के लिए 11 वर्ष, यानी कि प्रतिदिन लगभग 39 वर्ग किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। 39 वर्ग किलोमीटर अगर एक सामान्य व्यक्ति की सामान्य चाल, जो कि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, इस प्रकार 60 घंटे के निरंतर चलने से बगैर रुके, बगैर किसी भी दिन की छुट्टी करे हुए 11 वर्ष में 39 किलोमीटर की यात्रा अथक कार्य है, लेकिन करने वाला भी अद्भुत है। इस प्रकार अच्छे प्रकार से योजना बना करके महारानी कैकेयी ने इस वर का तीसरा भाग रखा है, यानी कि नव पंचवर्षानी, यानी 14 वर्ष के लिए राम को समय सीमा दी है कि इस समय सीमा के अंदर ये कार्य संपन्न होना है। उन्होंने कोई खुला समय नहीं दिया है। अगर हम इन सब का संक्षेप में कहें, 3 भाग, जैसे हमने कहा था कि प्रवास का काल, यानी योजना के कार्यान्वयन की अवधि, प्रवास का स्थान अर्थात योजना का मूलभूत उद्देश्य, और प्रवास की वेशभूषा, यानी उनके कार्यान्वयन, योजना के कार्यान्वयन का तरीका। महारानी ने एक वर्ग के अंदर गागर में सागर भर दिया है। एक ही श्लोक में उन्होंने पूरी कार्य योजना बता दी है। दोनों वर्ग का, पहले वर्ग का दूसरा वर्ग पूरक है। पहला वर्ग कारण को बताता है और दूसरा वर्ग उद्देश्य को बताता है, जो उद्देश्य महारानी कैकेयी का है, और उस उद्देश्य को महाराज दशरथ के सामने रख रही है। लेकिन पूरे निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मैं फिर अपने प्रिय श्रोताओं से ये निवेदन करूंगा कि अभी इसकी संगति और विसंगतियां हो, अभी आपके सामने फिर रखेंगे, तभी आप बिल्कुल इस 100% इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि महारानी कैकेयी के वर मांगने के पीछे उनकी कोई व्यक्तिगत या भरत के लिए कोई चाह नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर कोई था तो राष्ट्रहित था, राष्ट्र का संगठन था, अपने खोए हुए भूभाग को प्राप्त करना था। इन वरों को प्राप्त करने के लिए महारानी का संघर्ष, महाराज दशरथ की व्यथा, उनका न मानने का कारण, आखिर वो योजना को क्यों नहीं मानना चाहते थे, और बाकी किन किन लोगों ने किस किस प्रकार इस योजना का समर्थन या विरोध किया, आने वाले अंकों में चर्चा करेंगे। अगले अंक में हम केवल और केवल महाराज दशरथ का चिंतन और कैकेयी का वर मांगने के पीछे ये करेंगे। हमारे इस आज के विचार विमर्श से ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कुल मिलाकर के इस वर की प्राप्ति का उद्देश्य केवल और केवल राष्ट्र का संगठन, राष्ट्र हित, प्रजा का हित, और उसके लिए अच्छे प्रकार से उस योजना को क्रियान्वयन सक्षमता का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को ढूंढना, उसको निर्देशित करना, इन सब का कारण उसके पीछे मिलता है। यही एकमेव कारण है महारानी कैकेयी जिसके लिए सन्नद्ध है, और वो केवल सन्नद्ध नहीं है, उसके लिए हर बलिदान देने के लिए तत्पर हैं। इस राष्ट्र की निर्माण की योजना के अंदर उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को संगठित करना, राक्षसों की संस्कृति का नाश करना, प्रजा को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाना, और धर्म, न्याय
और सत्य के शासन की स्थापना ही मूलभूत उद्देश्य है। उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, निहित स्वार्थ किंचित भी नहीं है। आगे इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इस उद्देश्य को पाने के लिए महारानी क्या क्या बलिदान इसके लिए करती हैं और किस मूल्य पर वो इसको पाने का प्रयास करती हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जैसे मैंने कहा चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है हमें अवश्य बताइए। अगर आपको कोई शंका है अवश्य हमसे चर्चा करिए। यहाँ मैं एक बात अपने प्रबुद्ध श्रोताओं से वो कहना चाहता हूँ कि महारानी कैकेयी के बलिदान को कुछ व्यक्ति स्वीकार करते हैं, वो मानते हैं, लेकिन प्रमाण ना होने के कारण, अंतर्निहित प्रमाण ना होने के कारण वो पूर्ण रूप से इस बात को नहीं कह पाते हैं। इसलिए हमने आपके सामने ये सब प्रमाण रखे हैं। ये अंतर्निहित प्रमाण रामायण के हैं, मेरी कोई अपनी कल्पना नहीं है, खाली मेरे शब्द हैं। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।